तो कम्युनिटी मेडिसिन में 20 मार्क्स क्वेश्चन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है और ये बहुत ही सिंपल भी है, तो मैं आपको भी ये समझाती हूँ। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला है IMR is defined as the ratio of infant deaths registered in a given year to the total number of live birth registered in the same year। तो इसे हम रेशो फॉर्म में कैसे लिखते हैं? IMR इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस दैन 1 ईयर ऑफ एज इन अ ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1000। तो इसे ऐसे लिखते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों ज़्यादा होता है, इसके कुछ कॉजेस है जो हम देखेंगे। एक नियोनेटल मोर्टेलिटी क्यों हो रही है और पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी क्यों होती है। अब नियोनेटल मतलब 0 to 4 वीक्स, जब बच्चा 1 महीने का होता है उसे बोलते हैं नियोनेटल, और 1 महीने से लेकर 12 मंथ्स के बीच में अगर है तो उसे पोस्ट नियोनेटल स्टेज बोलते हैं। अब सबसे पहले नियोनेटल की डेथ्स के जो कॉजेस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है लो बर्थ वेट और प्री मैच्योरिटी, ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेंट मोर्टेलिटी का। सेकंड है बर्थ इंजरी हो गई है या डिफ़िकल्ट लेबर हुआ है तो, और ये मोस्टली लोकल दाइज जो डिलीवरी करवाते हैं इंडिया में मोस्टली, तो उनमें ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। थर्ड, उसी की वजह से हो जाएगा सेप्सिस। अगर ठीक से एंटीसेप्टिक कंडीशन नहीं हुई है, अच्छे से अगर डिलीवरी नहीं हुई है तो वहाँ पे सेप्सिस भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। फोर्थ, अब ये सेप्सिस की वजह से बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसके मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ है कंजेनाइटल एनोमैलीज, तो अगर बच्चे के अंदर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स है या कोई उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं नॉर्मली वो बने नहीं है या इमैच्योर है तो उनकी वजह से भी हो सकता है। फिफ्थ, हीमोलाइटिक डिसीजेस है कोई। सिक्स्थ, डायरियल डिसीजेस, ये भी एक मोस्ट कॉमन डेथ का कारण बन सकता है। सेवेंथ, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। 8, टिटैनस एंड 9, कंडीशन ऑफ प्लासेंटा एंड कॉर्ड। तो इन सब की वजह से हो गए नियोनेटल मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं 0 to 4 वीक्स के अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें। अब जो 1 से लेकर 12 मंथ्स के बीच में होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स नॉर्मली देखने को मिलती है? सबसे पहला है डायरियल इन्फेक्शंस, तो डायरिया की वजह से होगा। सेकेंड, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये भी बहुत कॉमन है। जहाँ पे पुअर हाउसिंग है, अच्छे से एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत फैलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। थर्ड, कम्युनिकेबल डिसीजेस, अब इसमें भी कोई भी मीजल्स हो गया या फिर डिप्थेरिया हो गया, तो ये सब कोई भी दूसरे कम्युनिकेबल डिसीजेस भी फैल सकते हैं। फोर्थ, माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन ये पुअर या स्लम एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिफ्थ, कंजेनाइटल एनोमैलीज, वही जो हमने पहले भी देखा कि कोई कंजेनाइटली बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वो बेबी की डेथ हो सकती है। सिक्स्थ, एक्सीडेंट्स हो गए तो। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, बायोलॉजिकल, सेकंड इज इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड थर्ड इज कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो उसमें फर्स्ट है बर्थ वेट। अगर बच्चे का बर्थ वेट ही कम है तो उसकी मोर्टेलिटी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, या वो प्री मैच्योर उसका बर्थ हो गया है और उसकी वजह से उसका वेट भी कम होता है, तो उसमें बर्थ वेट की वजह से ज़्यादा डेथ हो सकती है उनमें। सेकेंड, एज ऑफ द मदर, अब इसी के साथ मदर की एज भी मैटर करती है। अगर वो 19 ईयर्स से कम है या 30 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज है मदर की, तो उनमें भी बच्चे की जो ग्रोथ है वो ख़राब हो सकती है और आगे चल के फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। थर्ड इज़ बर्थ ऑर्डर, तो बर्थ ऑर्डर में जो सबसे पहला बच्चा होता है, जब फर्स्ट चाइल्ड मोर प्रोन, तो पहला जो बच्चा होता है जो बॉर्न होता है वो उसके अंदर ज़्यादा मॉर्टेलिटी चांसेस देखने को मिलती है। डी, फोर्थ, इसमें देखते हैं बर्थ स्पेसिंग, तो अब बर्थ स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मदर ने अभी अभी अगर डिलीवरी हुई है तो उसके बाद मदर के अंदर भी अनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, कुछ और दूसरे जो विटामिन होते हैं उनकी कमी हो सकती है, तो वहाँ पे 2 बच्चों के बीच में बर्थ स्पेसिंग करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मदर को भी उतना न्यूट्रिशन होना चाहिए जो वो आगे जाके अपने बच्चे को दे सके। तो उसमें अगर माल न्यूट्रिशन अनीमिया है उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए और 2 से 3 साल का गैप 2 बच्चों के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट, मल्टीपल बर्थ्स, तो इसका भी यही है, अगर फीमेल को बार बार बर्थ मतलब देने पड़ रहे हैं, हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी और फिर वो बच्चा जो है वो अनेमिक और दूसरे एनोमैलीज के साथ
बर्थ लेगा और वो आगे चल के उसकी डेथ हो सकती है। एफ, फैमिली साइज़। तो फैमिली साइज़ अगर बड़ी है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के और माल न्यूट्रिशन के बहुत ज़्यादा कॉजेज़ बढ़ जाएंगे, क्योंकि साइज़ बड़ी होने के कारण वो बच्चों के ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, तो ऐसे ज़्यादातर वो स्लम एरिया में देखने को मिलता है। जी, अभी यहाँ पे है हाई फर्टिलिटी। तो अगर हाई फर्टिलिटी है तो IMR भी बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी के रेट्स बढ़ जाते हैं। सेकेंड है अभी इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स बहुत सिंपल है। IMR इज़ इंक्रीज इन स्लम एंड लोएस्ट इन रिचर रेसिडेंशियल लोकेलिटीज़। तो जहाँ पर स्लम एरिया है वहाँ पे उनके पास उतने इकोनॉमिकली वो इतने सफिशिएंट नहीं होते कि वो बच्चों को हर एक चीज़ से इम्यूनाइजेशन भी दे पाए, ट्रीट भी कर पाए, और उनको उतना पता भी नहीं होता, तो वहाँ पे बच्चों की डेथ ज़्यादा हो सकती है, जबकि रिचर एरिया में, रिचर रेसिडेंशियल लोकेलिटीज़ में ये नहीं होगा। अब स्लम एरिया में दूसरे जो कारण है वो है वहाँ पे पानी भी ख़राब होता है, एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है, फिर उसके बाद में ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम होती है जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। तो इन सब की वजह से चाइल्ड का जो इन्फेक्शन और चाइल्ड दोनों का वो नेचर की वजह से बच्चे के अंदर ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। थर्ड, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। अब इसके अंदर सबसे पहला है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर ज़्यादा हमने मोटिवेट किया वो फीमेल को तो IMR कम हो जाएगा, क्योंकि मदर के जो ब्रेस्ट मिल्क होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स और ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाती है। तो अगर हमने वो प्रमोट किया तो बच्चे की डेथ नहीं होगी या बहुत कम हो जाएगी, उसकी रेट्स कम हो जाएंगे। सेकेंड, रिलीजन एंड कास्ट। तो कुछ कस्टम ट्रेडिशन की वजह से क्लीनिनेस फॉलो नहीं हो पाती है, क्लोथिंग अलग होती है, ईटिंग हैबिट्स अलग होते हैं, जिससे चाइल्ड केयर में प्रॉब्लम आती है। थर्ड, अर्ली मैरिजेस। तो अर्ली मैरिजेस में वही कि अगर मदर की एज ही कम है तो वो बच्चा भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा और उससे IMR बढ़ जाएगा। डी, सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो फीमेल मोर्टेलिटी हमें पता है कि निग्लिजेंस की वजह से ज़्यादा हो जाती है फीमेल की डेथ, फीमेल बच्चे की। इसके बाद है क्वालिटी ऑफ मदरिंग। तो माँ को हमें प्रमोट करना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि उन्हें किस तरह अपने बच्चे का ख्याल रखना है, या जैसे भी उनको खुद की क्लीनिनेस कैसे रखनी है, अपने बच्चे की कैसे रखनी है, तो वो इन्फेक्शन नहीं हो और बच्चा सुरक्षित रहे और वो खुद भी सुरक्षित रहे। नेक्स्ट, मैटरनल एजुकेशन। तो मैटरनल एजुकेशन में है इलिटरेसी। अगर वो मदर इलिटरेट है तो उन्हें हमें सब बच्चे की इन्फेक्शन को से कैसे रोकना है, इन्फेक्शन से कैसे खुद को भी बचाना है और बच्चों को भी बचाना है, ये सब हम बताएंगे। और इसके बाद क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। तो डिलीवरी के टाइम को जो लोकल दाइस को बुलाया जाता है उनको पता ही नहीं होता है कि अगर वो ठीक से डिलीवरी नहीं हुई तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है। तो अगर वहाँ पे इनएडवोकेट डिलीवरी और इनएडवोकेट प्री नेटल केयर ली गई तो क्या क्या आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को अच्छा किया जाए। तो वहाँ पे आप प्राइमरी हेल्थ केयर की सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रोकन फैमिलीज़। तो ब्रोकन फैमिलीज़ में भी वही है कि ऑलरेडी फैमिली ब्रोकन हो गई है तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कोई है नहीं, तो उसे इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसका न्यूट्रिशन ठीक से नहीं होगा, उसे उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, अनीमिया और अदर चीज़ों की, दूसरी चीज़ों की कमी उसके बॉडी में हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये है अनवांटेड चाइल्ड बाय मदर और सोसाइटी। तो ये भी एक अलग रीज़न है जिसकी वजह से IMR बढ़ सकता है। इसके बाद फिर से ब्रूटियल हैबिट्स एंड कस्टम्स। तो इसमें भी वही है कि ठीक से अगर कस्टम्स और ट्रेडिशन को फॉलो किया लेकिन वो अच्छे से केयर नहीं ली, बच्चे की क्लीनिनेस नहीं लिया, तो फिर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और उससे उसकी डेथ हो सकती है। फिर इंडिजिनियस डाइट। तो अनहेल्दी डिलीवरी प्रैक्टिस की वजह से मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे सेप्सिस हो सकता है बॉडी में। नेक्स्ट, बैड एनवायरनमेंट सैनिटेशन। तो पुअर हाउसिंग, बैड ड्रेनेज एंड ओवर क्राउडिंग की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स और सोशल मेजर ले सकते हैं IMR को रोकने के लिए या कम करने के लिए। सबसे पहला है प्री नेटल न्यूट्रिशन। तो जब बच्चा पेट में होता है तो तभी हम मदर को अच्छे से न्यूट्रिशन दे देंगे, अनीमिया है तो ट्रीट कर देंगे, कोई अदर डेफिशिएंसी है तो वो भी ट्रीट कर देंगे, तो बच्चा जो है वो हेल्दी रहेगा, हेल्दी बॉर्न होगा। सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। अब जैसे ही बच्चे जब बर्थ लेते हैं उसके बाद उसको सही से इम्यूनाइजेशन देना चाहिए, तो नियोनेटल टिटेनस उसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कीजिए। तो ये हमने भी पहले भी पढ़ा कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने से IMR भी कम होता है और
ये बच्चे की ग्रोथ में हेल्पफुल है। नेक्स्ट, ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद में हमें पता है जैसे वो कब बैठने लगेगा या कब वो चलने लगेगा, कब बोलेगा, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए। तो ये नॉर्मली ये सब चीज़ें अगर है तो ये हमें मॉनिटरिंग के चार्ट्स के थ्रू पता चल जाएगा। तो ये भी देखना ज़रूरी है। फिफ्थ, फैमिली प्लानिंग। तो हमें पेरेंट्स को बर्थ स्पेसिंग का भी इम्पोर्टेंस बताना है कि मदर की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। सिक्स्थ, सैनिटेशन। तो हमें वो इम्प्रूव करना है जिससे इन्फेक्शन कम होंगे। सेवन, प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सेफ डिलीवरी के लिए आप प्राइमरी हेल्थ केयर में जाइए, वहाँ पे आपको सेफ डिलीवरी होगी, बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहेगी और मदर की भी। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे हमने देखा था कि ख़राब एनवायरनमेंट था तो इसके लिए बच्चे की हेल्थ ख़राब हो रही थी, तो वहाँ पे सेफ वाटर प्रोवाइड होना चाहिए, न्यूट्रिशन बच्चे का अच्छा होना चाहिए, हाउसिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। लास्ट, नाइन्थ, हम मदर को एजुकेट करेंगे कि किस तरह वो खुद का भी और अपने बच्चे का न्यू बॉर्न का केयर ले सके। तो ये था IMR। थैंक यू।